तो दोस्तों अगर हम बात करें किस तरीके से हम विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कर सकते हैं, तो तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं विकास के आधार पर, जिसमें पहली है विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरी है विकासशील अर्थव्यवस्था और तीसरी है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि विश्व बैंक ने भी एक इनका मतलब जितनी भी अर्थव्यवस्था है उनको वर्गीकृत किया। हालांकि उनका वर्गीकरण का आधार विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था नहीं है। उन्होंने जो वर्गीकरण किया वो 2020 में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया था, और जो वित्तीय वर्ष लिया था उन्होंने वो 2000 उत्पाद के आधार पर वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए उन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हो कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया। शुरू से बोलेंगे तो दोस्तों बात करें विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है, तो तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं मानी जाती हैं: विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। हालांकि ये वर्गीकरण विश्व बैंक का नहीं है। विश्व बैंक ने जो वर्गीकरण किया वो आय के आधार पर किया। पहले हम आपको विश्व बैंक का वर्गीकरण बता देते हैं। तो विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के आधार पर 2020 में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर 4 श्रेणियों में पूरे के पूरे विश्व को बांटा। सबसे पहला उन्होंने बांटा निम्न आय वर्ग। निम्न आय वर्ग में वे अर्थव्यवस्था आती है जिनकी जीडीपी का जो लेवल है वो $1046 या उससे कम हो, मतलब प्रति व्यक्ति जो जीएनपी है, जीएनपी प्रति व्यक्ति अगर $1046 से कम है तो ऐसे देश निम्न आय वर्ग अर्थव्यवस्था कहलाएंगे। और आमतौर पर ये जो देश है ये कहलाते हैं आपको लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। यानी कि आप जो रेड एरिया देख पा रहे हो ये सारा का सारा जो एरिया है इस इकोनॉमी में वो है हमारी निम्न आय वर्ग अर्थव्यवस्था, जिसको कि हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। दूसरे आते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था, जिसको कहलाते हैं मध्यम आय वर्ग। अब मध्यम आय के वर्ग आप या डेवलपिंग कंट्रीज को आप येलो वाले शेड में देख पा रहे होंगे, और ये इसमें इंडिया जो है वो भी डेवलपिंग कंट्री में ही आता है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वो विकासशील अर्थव्यवस्था से मैच करती है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं पर तो ये पूरा का पूरा बुक ही बनी हुई है, वो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि विश्व बैंक ने 2 कैटेगरी बनाई इनकी भी। एक कहलाई निम्न आय वर्ग और दूसरा है उच्च आय, उच्च मध्यम आय। यानी कि एक तो कहलाएगा निम्न मीडियम और दूसरा निम्न मध्यम और दूसरा है उच्च मध्यम। तो निम्न मध्यम वो कहलाएंगे जिनकी प्रति व्यक्ति जीएनपी $1046 से लेके 4095 तक है, और उच्च मध्यम में वो आएंगे जिनकी प्रति व्यक्ति जीएनआई 4046 से लेके 4096 से लेके 12695 के बीच है। और ये सारे के सारे देश जो हैं वो कहलाते हैं विकासशील, और ये कहलाता है अल्प विकसित। जो आप ब्लू से देख पा रहे होंगे वो सारे के सारे उच्च आय वर्ग अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। ये वे अर्थव्यवस्था होती है जिनकी प्रति व्यक्ति जीएनआई 12695 या उससे अधिक होती है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं उन्होंने इनकम के लेवल पर डेवलप कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि विश्व बैंक के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है कंट्रीज का वो आय के आधार पर किया गया है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो डेवलप कंट्रीज हैं, क्योंकि जब आय ज्यादा होगी तो डेफिनेटली उनके पास ऊंचा जीवन स्तर होगा, तो इस तरीके के आधार पर हम कह सकते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो उन्होंने आर्थिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त कर लिया है। यहां पर शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होगा, स्वास्थ्य का स्तर भी होगा, महिलाओं को एक तरीके से आप कह सकते हो उनके अधिकारों के भी होंगे, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी, कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा, जनसंख्या का अधिकांश भाग औद्योगिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र में नहीं होगा, औद्योगिक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में लगा होगा। इस तरीके की अर्थव्यवस्था कहलाती है विकसित अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिन्होंने आर्थिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त कर लिया है विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इन्हें उच्च आय वर्ग अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। और अल्पविकसित अर्थव्यवस्था क्या है? अल्पविकसित अर्थव्यवस्था वे होती है जिन्होंने आर्थिक विकास का स्तर नीचा होता है, जीवन स्तर नीचा होता है, जहां पर इन्होंने अपनी एक तरीके से आप कह सकते हो उस लेवल को अचीव नहीं किया है, अर्थव्यवस्था गतिहीन है। अब हम बात करें युगांडा है, सोमालिया है, बुगंडी है, ये सारे के सारे देश ऐसे हैं जहां पर जीवन स्तर इतना निम्न है
कि जनसंख्या का अधिकांश भाग ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करता है। और तीसरी अर्थव्यवस्था कहलाती है विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो समृद्धि के पथ पर अग्रसर है, जिन्होंने अभी, हालांकि उनके जो इनकम का लेवल है वो बहुत अचीव तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी अर्थव्यवस्था गतिहीनता को तोड़ने में सफल रही। यहां पर कैपिटल फॉर्मेशन का लेवल ऊंचा है, यहां पे जनसंख्या का लेवल अभी ऊंचा है, लेकिन जनसंख्या में कई सारे देश ऐसे हैं जो पॉपुलेशन डिविडेंड का फायदा भी उठा रहे हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे आर्थिक समृद्धि की उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था कहलाती है विकासशील अर्थव्यवस्था। जैसे चीन हुआ, भारत हुआ, भारत हुआ, चीन हुआ, ब्रिटेन हुआ, ये सारे के सारे देश इसी तरीके की अर्थव्यवस्था में कहलाते हैं और ऐसे देशों को मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहां पे मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूं जिससे कि आप विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था के बीच में डिफरेंस कर सको। तो कुछ भी की पॉइंट के बारे में मैं आपसे यहां पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला हम बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय की। तो ऑलरेडी हम बच्चे, जैसा कि दोस्तों हम समझ चुके हैं कि जो विकसित देश हैं वहां पे प्रति व्यक्ति आय का स्तर ऊंचा होता है। प्रति व्यक्ति आय का स्तर विकसित देशों में ऊंचा होता है, औसतन 12,296। अब ये तो थोड़ा पुराना डेटा हो गया। और अल्प विकसित में जो प्रति व्यक्ति आय का स्तर है वो नीचा होता है। तो पहला स्तर तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बोल सकते हो विकसित क्या है और अल्प विकसित क्या है। दूसरा, जीवन स्तर की बात करें तो विकसित देशों में जीवन स्तर उच्च होता है, जबकि अल्प विकसित देशों में जीवन स्तर निम्न होता है। विकासशील अर्थव्यवस्था का मतलब है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो यहां से निकलने का प्रयास करके इस लेवल पे आने की कोशिश कर रही है, तो जो बीच के प्रोसेस में है उसको कहते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। आर्थिक असमानता की बात करें तो इस स्थिति में जब विकसित देश होते हैं वहां पे आर्थिक असमानता अधिक होती है और जो अल्प विकसित देश होते हैं वहां पे आर्थिक असमानता कंपैरेटिवली कम होती है। विकसित देशों में पूंजी निर्माण की बात करें तो पूंजी निर्माण का स्तर बहुत ऊंचा होता है। जीडीपी का 30% के लगभग ये लोग अपनी पूंजी का निर्माण करते हैं, यानी कि ये जो लोग जीडीपी कमाते हैं उससे बचत करते हैं और बचत का अधिकांश भाग पूंजी निर्माण में कर देते हैं। लेकिन अल्प विकसित देश प्राय ऐसे होते हैं जहां पर पूंजी निर्माण की दर 10 से 20% होती है, क्योंकि आय का बड़ा हिस्सा ही अपनी जरूरतों को पूरी करने में लगा देते हैं। तो क्योंकि इनके पास उतनी इनकम होती ही नहीं है, जब उतनी इनकम होगी ही नहीं तो वो खर्चा करेंगे ही कहां। तो ये एक वजह होती है। इसके अलावा कृषि की बात करेंगे तो इस जो विकसित देश हैं वहां पर कृषि पर जनसंख्या का कम भाग काम कर रहा होता है। लगभग 2 से 5% ही विकसित देशों में जनसंख्या का भाग कृषि पर लगा हुआ है। और लेकिन उत्पादन की बात करें तो यहां पे उत्पादकता काफी ऊंची होती है, क्योंकि हालांकि जनसंख्या का कम भाग कृषि में लगा होता है, लेकिन ये अधिकांश लोग ऊंची टेक्नोलॉजी, अच्छे उपकरणों का प्रयोग करते हैं। ऊंची टेक्नोलॉजी, अच्छे उपकरण का प्रयोग करने की वजह से यहां पे उत्पादन का स्तर ऊंचा होता है। जबकि जो अल्प विकसित देश है यहां पे जनसंख्या का 70%, 80% तक लोग कृषि क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं। उन्नत तकनीक होती नहीं है, इसके अलावा उनके पास न पर्याप्त उपकरण होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे देश जो अल्प विकसित देश होते हैं यहां पर उत्पादकता काफी नीची होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो ऐसे देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तें, व्यापार की शर्तों का मतलब होता है कि कितनी वस्तुओं को आयात करने के लिए कितनी वस्तुएं आपको निर्यात करनी पड़ी। मैं सिंपल एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। मान लीजिए अमेरिका और इंडिया में दोनों में ही डॉलर चलता है, हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं। तो इंडिया अगर 100 रुपए की वस्तुओं को आयात करने के लिए या $100 की वस्तु को आयात करने के लिए $120 की वस्तु को निर्यात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि भारत की व्यापार शर्तें अनुकूल नहीं है। तो विकसित देशों में प्राय ये देखने को मिलता है कि उनकी व्यापार शर्तें अनुकूल होती हैं, यानी कि वो ऐसी वस्तुओं को बेच रही होती है जिसके माध्यम से वो अपने कम निर्यात करके अधिक वस्तुओं का आयात कर सके उतने ही पैसों में। क्योंकि ये जो वस्तुएं बेच रहे होते हैं ये आमतौर पर औद्योगिक वस्तु बेच रहे होते हैं, सेवा क्षेत्र की वस्तु बेच रहे होते हैं, जिनकी मांग की जो लोच होती है वो ऊंची होती है। जबकि भारत जैसे देश यहां पे कृषि पर निर्भरता ज्यादा है। अल्प विकसित देश आमतौर पर कृषि से संबंधित वस्तुएं बेचते हैं और कृषि वस्तुओं की जो मांग की लोच होती है वो इकाई से कम होती है, एक से कम होती है, जिसकी वजह से अल्प विकसित देशों में व्यापार की शर्तें प्राय प्रतिकूल होती देखने को मिलती हैं। जनसंख्या वृद्धि की दर तो मैं आपको बता देता हूं कि विकसित देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर सामान्यतः कम होती है, जनसंख्या का आकार छोटा होता है। इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे विकसित देश तो अपने यहां पर जो संसाधन है, मानवीय संसाधनों को इंपोर्ट करते हैं, जबकि जो विकासशील देश या अल्प विकसित देश हैं वहां पर जनसंख्या का बहुत बड़ा भंडार होता है।
जनसंख्या की वृद्धि दर भी बहुत ऊंची होती है और इस वृद्धि दर की वजह से आय का बड़ा हिस्सा इस बढ़ी हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने में चला जाता है। जब बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने में चला जाएगा तो पूंजी निर्माण की जो गति होगी वो सीमित होगी, जिसकी वजह से आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। बहुत सिंपल तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा मानवीय पूंजी की बात करें तो विकसित देशों में मानव कम होते हैं लेकिन मानव पूंजी ज्यादा होती है। इसका मतलब व्यक्ति शिक्षित होता है, स्वास्थ्य उसके पास होता है, प्रशिक्षण उसके पास होता है। लेकिन अल्प विकसित देशों में मानव ज्यादा होते हैं लेकिन मानव पूंजी कम होते हैं, यानी कि ना उनके पास स्वास्थ्य होगा, ना उनके पास शिक्षा होगी, ना उनके पास प्रशिक्षण होगा। तो अल्प विकसित देश इसी वजह से मानव ज्यादा होने की वजह से भी उस मानव शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते जो कि विकसित देश कर पाते हैं। इसीलिए आप देखोगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योग, बिजनेस विकसित देशों में ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि वहां पे मानवीय पूंजी को एक तरीके से प्रोसेस किया जाता है। बेरोजगारी की बात करें तो दोस्तों इस क्षेत्र में बेरोजगारी तो सभी क्षेत्रों में होती है लेकिन विकसित देशों में बेरोजगारी कम होती है। कंपैरेटिवली विकासशील देशों में या अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी बहुत ऊंची होती है। बेरोजगारी की प्रकृति में भी अंतर होता है। विकसित देशों में जहां पर चक्रीय बेरोजगारी एक तरीके से पाई जाती है, इसके अलावा संघर्षात्मक और संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। वहीं पर अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी चिरकालीन होती है, छिपी बेरोजगारी देखने को मिलती है। ये सारे फीचर्स जो होते हैं वो अल्प विकसित देशों के होते हैं। उत्पादन तकनीक की बात करें दोस्तों तो विकसित देशों में उत्पादन की जो तकनीक है वो अच्छी होती है। अनुसंधान में बहुत बड़ा पैसा निवेश किया जाता है, नव प्रवर्तन पर जोर दिया जाता है, जबकि विकासशील देशों में या अल्प विकसित देशों में इस तरीके की तकनीक देखने को नहीं मिलती है। पूंजी बाजार की बात करें तो विकसित देशों में पूंजी बाजार पूरी तरीके से विकसित हो सका है। लोग बचत बैंकों में करते हैं या वित्तीय संस्थाओं में जाके करते हैं, जबकि अल्प विकसित देशों में उस लेवल पे विकास नहीं हुआ होता। उन देशों में जो अल्प विकसित देश हैं वहां पर अभी भी आप देखोगे तो भारत में बहुत बड़ी मात्रा में लोग पैसा अपने घर पे रखते हैं। मोदी जी ने जनधन अकाउंट खुलवाए, जनधन अकाउंट में लोगों से कहा कि भाई आप फ्री में अपना अकाउंट खोलो। अदरवाइज भारत में तो लोगों के पास बैंक अकाउंट तक नहीं था। तो ऐसी विशेषताएं पाई जाती है अल्प विकसित देशों में, जहां पे लोग क्या करते हैं, घर में पैसा जमा करते हैं या किसी रिश्तेदार के पास पैसा जमा करते हैं, लोन भी उन्हीं से लेते हैं कि भैया चलो पैसा चाहिए लोन दे दो। तो इस तरीके की विशेषताएं अल्प विकसित देशों में देखने को मिलती है। संस्कृति वातावरण की बात करें तो ऐसा जो देश होते हैं ये भौतिकवाद पर विचार ज्यादा करते हैं, जबकि जो अल्प विकसित देश है यहां पर रूढ़िवादिता ज्यादा रहने देखने को मिलती है। तो दोस्तों मैं अगर आपको समराइज करूं तो भारत की जो अधिकांश विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं तो अल्प विकसित देशों वाली विशेषताएं। हालांकि विकास की गति को भारत पकड़ रहा है, इसीलिए भारत जो है वो कहलाता है विकासशील अर्थव्यवस्था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में अच्छी तरीके से आया होगा।